हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेमेस्टर एग्जाम चैनल पर। जैसा कि जानते होंगे दोस्तों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोरोसेंस। मतलब कि फ्लोरोसेंस क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि फ्लोरोसेंस क्या होता है, इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है जब कोई अणु यानी मॉलिक्यूल जो होता है प्रकाश मतलब कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यानी कि कोई मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, एक्साइटेड होता है, मतलब कि उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। और क्या करता है, और बहुत तेजी से लगभग लगभग 10⁻⁸ सेकेंड में, मतलब कि 1 सेकेंड से ही बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि लगभग 10⁻⁸ सेकेंड में उसी ऊर्जा को, यानी जो उसने ऊर्जा प्रकाश से ली है, ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा प्रकाश से ले रहा है उसी ऊर्जा को लगभग लगभग 10⁻⁸ सेकेंड में प्रकाश के ही रूप में वापस छोड़ देता है। मतलब कि प्रकाश को ही अवशोषित किया और प्रकाश को ही क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। मतलब कि फिर से समझिए दोस्तों, क्या होता है कि यानी कि कोई मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है कि इस प्रकाश को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश की एनर्जी होती है कितनी होती है, ई बराबर कितनी, एच न्यू के बराबर होती है। मतलब कि जब यह एच न्यू ऊर्जा लेता है प्रकाश को, यानी कि क्या करता है, अवशोषित करता है, और क्या होता है, उत्तेजित, मतलब कि एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद यह बहुत तेजी से लगभग लगभग 10⁻⁸ यानी कि 10⁻⁸ सेकंड में क्या करता है, उसी ऊर्जा, मतलब जो उसने ऊर्जा ली थी उसी ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश के रूप में, मतलब कि लाइट के ही रूप में क्या करता था, वापस छोड़ देता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे फ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसको और सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले समझिए, अणु क्या होता है, अणु पहले प्रकाश सोखता है, यानी कि अणु क्या करता है, यानी कोई अणु या मॉलिक्यूल समझ लीजिए, प्रकाश को यानी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब सोखता है, और क्या करता है, और ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि प्रकाश को सोखता है और उससे क्या लेता है, ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर तुरंत उस ऊर्जा को, मतलब कि यानी कि जो ऊर्जा उसने ली है, तुरंत ही लगभग 10⁻⁸ में क्या करता है, उसी ऊर्जा को प्रकाश के रूप में, मतलब कि किसके रूप में, लाइट के ही रूप में क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। जैसे ही प्रकाश स्रोत हटाया जाता है, मतलब कि जो प्रकाश जिससे हम दे रहे हैं उस मॉलिक्यूल को, उसको हटाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, चमकना तुरंत बंद हो जाता है। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर प्रकाश डालते रहते हैं, ठीक है, जैसे ही प्रकाश डालना बंद करते हैं तुरंत ही, यानी कि वो क्या चमकना बंद कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके की पॉइंट्स, क्या है, मुख्य बिंदु क्या है इसके, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सिंगल, यानी सिंगलेट सिंगलेट स्टेट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट जो होता है, इसको हम S1 से लिखते हैं। इसको मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया दोस्तों, वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। S1 होता है से सीधे ग्राउंड स्टेट, मतलब कि S0 में आ जाता है। पहले क्या होता था, कोई मॉलिक्यूल क्या करता था, यानी कि एनर्जी लेता था, यानी प्रकाश को ऑब्जर्व करता था, और अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ, सिंगलेट स्टेट में जाता था, ठीक है। और ये क्या, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सिंगलेट, मतलब कि जो एक्साइटेड होता है, मतलब S1 से, अपनी S1 कंडीशन से क्या करता है, S0 यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। ये तो इसका हो गया। फिर क्या आता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन, मतलब कि जैसे चक्रण होता है इस इलेक्ट्रॉन का, में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो भी, यानी कि ये क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो, वो वही रहता, मतलब कि चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर क्या आता है, यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, यानी कि जो ये प्रक्रिया है, वर्किंग हो रहा है, ये क्या होता है, बहुत ही तेजी से हो रही है, मतलब कि 10⁻⁸ से 10⁻⁹ सेकंड में होता है, यानी इसको बहुत ही कम समय लगता है, लगभग कि 10⁻⁹ सेकंड का समय लगता है, ठीक है। फिर क्या आता है, प्रकाश स्रोत हटाते ही, यानी कि अगर प्रकाश स्रोत हटाते हैं तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जो होता है वो चमकना बंद कर देता है, मतलब कि शॉर्ट लिव, बहुत ही कम समय के लिए रहता है, ठीक है। एक उदाहरण से आप लोग देख सकते हैं, क्या है, जो क्विनिन सल्फेट होता है, यानी क्विनिन सल्फेट का घोल जो होता है वो क्या करता है, अल्ट्रा बैगनी किरणों को क्या करता है, प्रकाश में नीला चमकता है। ये जो क्विनिन सल्फेट होता है वो क्या, यूवी, मतलब कि जो अल्ट्रा वैगनिक प्रकाश की किरणें होती हैं उसमें ये नीला नीला चमकता है, ठीक है। और टॉनिक वाटर भी जो होता है वो यूवी लाइट में इसी तरह से चमकता है। जो टॉनिक वाटर होता है वो भी यूवी लाइट में इसी तरह से चमकता है, ठीक है दोस्तों। ये तो इसका हो गया उदाहरण। याद क्या रखने वाली बात है, जो फ्लोरोसेंस होता है, फ्लोरोसेंस में चमक तुरंत बंद हो जाती है, क्योंकि जो उसकी टाइमिंग होती है बहुत ही कम होती है, लगभग 10⁻⁸ होती है। इसलिए क्या होता है, ये फ्लोरोसेंस में चमक तुरंत ही बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यह एक तेज और फास्ट स्पिन अलाउड प्रक्रिया है, मतलब कि बहुत ही तेज, और क्या होता है, स्पिन अलाउड, मतलब कि स्पिन अलाउड प्रक्रिया होती है, इसीलिए बहुत जल्दी तुरंत बंद हो जाती है चमकना, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों हमारा या हो गया फ्लोरोसेंस क्या होता है। अब आगे आता है फास्फोरेसेंस क्या होता है, मतलब फास्फोरेसेंस क्या होता है इसको जानेंगे। तो देखते हैं, बढ़ते अपने आगे, क्या है फास्फोरेसेंस क्या होता है, जब उत्तेजित अणु, यानी कोई अणु जो कि एक्साइटेड है, ठीक है, यानी कि उत्तेजित अणु क्या होता है, प्रकाश स्रोत हटाने के बाद भी कुछ समय तक, सेकेंड से यानी कुछ समय तक, मतलब कि पहले क्या था, उसमें था कि प्रकाश स्रोत हटाते ही क्या होता था, वो चमकना बंद हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें होता है कि जब उत्तेजित अणु प्रकाश स्रोत हटाने के बाद भी कुछ समय तक, मतलब सेकंड से लेकर घंटों तक, यानी कि
कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है, यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, यानी फास्फोरेसेंस कहते हैं। फ्लोरोसेंस में क्या होता था कि वो तुरंत ही चमकना बंद हो जाता था, लेकिन इसमें क्या है, कुछ सेकंड से कुछ घंटों तक क्या होता है, यह प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसको सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले ट्रिपलेट स्टेट, मतलब ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, पहले तो कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से जब वह ऊर्जा लेता है तो वह क्या सिंगलेट स्टेट में पहुंचता है। ठीक है, लेकिन जो सिंगलेट स्टेट होती है वह कैसी स्थायी नहीं होती, इसीलिए सिंगलेट स्टेट से तुरंत ही जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसे ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है। जहाँ ट्रिपलेट स्टेट जो होता है बहुत ही स्थायी होता है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। ये तो ट्रिपलेट स्टेट हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन पहले ट्रिपलेट स्टेट में जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट में जाने के बाद क्या होता है, जिससे उसका स्पिन बदल जाता है। ठीक है, उसमें जो फ्लोरोसेंस था उसमें तो उसका यानी कि स्पिन चेंज नहीं होता था, लेकिन जो फास्फोरेसेंस है इसमें क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, और उसका जो स्पिन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि जब स्पिन चेंज हो गया है तो उसको वापस उसी अपनी अवस्था, पुरानी अवस्था में आने के लिए कुछ समय लगता है। इसीलिए क्या होता है, और चमक देर तक, इसीलिए क्या, चमक उसकी देर तक बनी रहती है। ठीक है, फिर आता है इसके की पॉइंट्स क्या क्या है। जो ट्रांजिशंस होती है, यानी कि बदलाव, जिसको बदलाव का ट्रांजिशंस जो होती है ट्रिपलेट स्टेट, मतलब T1 से ग्राउंड स्टेट S0 में होता है। जो बदलाव होता है वो T1 से S0 में होता है, और वहाँ क्या था, S1 से S0 में होता था। ठीक है, तो यहाँ T1 से S0 में हो रहा है, और फिर क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन बदलता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं बदलता था, और इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन बदल जाता है। इसीलिए यह स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। ठीक है, यानी इसलिए यह स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है। फिर क्या आता है, इस प्रक्रिया में समय ज़्यादा लगता है, यानी कि उसमें समय बहुत ही कम लगता था, लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक। लेकिन इसमें क्या था, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, लगभग 10⁻30 सेकंड से लेकर कई घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें तो सेकंड भी बहुत, यानी सेकंड की भी बहुत 10⁻8 सेकंड था, लेकिन इसमें घंटे भी लग सकते हैं। फिर क्या होता है, प्रकाश हटाने के बाद भी चमक बनी रहती है। और फ्लोरोसेंस में होता था कि प्रकाश हटाने के बाद चमक तुरंत ही चली जाती थी, लेकिन फास्फोरेसेंस में क्या होता है, प्रकाश हटाने के बाद भी चमक बनी रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, आफ्टर ग्लो भी कहते हैं, यानी कि आफ्टर ग्लो मतलब कि प्रकाश हटाने के बाद भी चमक, इसको आफ्टर ग्लो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या था, इसका उदाहरण क्या है, दोस्तों उदाहरण भी देख सकते हैं। उदाहरण मतलब है कि अंधेरे में चमकने वाले खिलौने, आपने लोगों ने देखे होंगे, अपने घर में देखे होंगे, जो अंधेरे में चमकने वाले खिलौने होते हैं, यानी कि इन पर प्रकाश पड़ता है, उसके बाद अगर लाइट बंद कर दी जाए तब भी वो चमकते रहते हैं। वो क्या होते हैं, जो वो फास्फोरेसेंस के होते हैं। ठीक है, यानी ग्लो इन द डार्क टॉय, ग्लो इन द डार्क टॉयस। और घड़ी के अंकों पर लगा फास्फोरेसेंट, आपने देखा होगा कि जो घड़ी हमारी होती हैं, आपने हैंड वॉच आती थी पहले, उस पर अगर आप लाइट डालते थे और बाद में अंधेरा कर देते, उसकी जो यानी कि जो घड़ी होती थी, इस पर नंबर लिखे होते थे, वो चमकते रहते थे। उस पर क्या लगा होता था, फास्फोरेसेंट पेंट लग की जाती थी, इसीलिए वो चमकते रहते थे। इसके सामान्य उदाहरण ये हो गए, बहुत ही सिंपल उदाहरण आप लोगों ने, आपको रिलेटिव यानी इसका उदाहरण एक रिलेटिव है, क्योंकि आप लोगों ने घड़ी देखी होगी ऐसी, इसलिए आपको याद रखने में बहुत ही आसानी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, याद क्या रखने वाली बात है कि फास्फोरेसेंस में चमक देर तक रहती है। क्यों चमक देर तक रहती है? क्योंकि इसका जो स्पिन होता है, यानी कि जो इसकी चक्रण होता है वो क्या चेंज होता है, यानी कि स्पिन फॉरवर्डर और धीमी यानी प्रक्रिया होती है, इसमें प्रक्रिया बहुत धीमी, यानी कि इसमें टाइम घंटों लग जाता है, इसीलिए इसका जो चमक होती है वो क्या होती है, देर तक बनी रहती है। फिर क्या आता है आगे, देखते हैं कि केम्यूल्यूमिनेसेंस क्या होता है, यानी कि इसकी परिभाषा देख सकते हैं। पहले दोस्तों आप लोग, क्या होती है, जब किसी, यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, में निकलने वाली ऊर्जा, मतलब कि जो ऊर्जा निकल रही है रासायनिक अभिक्रिया से, वो क्या हो रही है, ऊर्जा सीधे प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी कि कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है और जिससे डायरेक्टली क्या होता है, प्रकाश अगर उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केम्यूल्यूमिनेंस कहते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केम्यूल्यूमिनेंस कहते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, क्या है दोस्तों, सरल भाषा में क्या है, यहाँ प्रकाश पाने के लिए क्या होता है, प्रकाश पाने के लिए बाहर से यूवी या किसी अन्य प्रकार, यानी प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। यानी कि यहाँ प्रकाश पाने के लिए जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं या अन्य प्रकाश, यानी अन्य कोई प्रकाश, उसकी जरूरत नहीं होती। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया खुद ही इतनी ऊर्जा देती है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन है, इतनी ऊर्जा खुद ही दे देती है कि उत्पाद जो होता है, प्रोडक्ट का अणु, यानी जो अणु होता है, उत्पाद का जो मॉलिक्यूल होता है, वो क्या करता है, उत्तेजित अवस्था में बन जाता है। यानी कि जो उत्पाद होता है उसका अणु जो होता है वो क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में बन जाता है। ठीक है, और फिर वह प्रकाश छोड़ता है, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है फिर उसके बाद क्या करता है, प्रकाश छोड़ता है। ठीक है, फिर आता है की पॉइंट्स क्या क्या है, इसके की पॉइंट्स देख सकते हैं। यानी कि वह ऊर्जा स्रोत क्या है, कि वह ऊर्जा स्रोत, यानी ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो रासायनिक अभिक्रिया होता है, होती है। ठीक है, प्रकाश नहीं, जो इससे ऊर्जा निकलती है वो प्रकाश से नहीं आती है, बल्कि कहाँ से आती है, रासायनिक अभिक्रिया से ही आती है। ठीक है, अभिक्रिया से बना उत्पाद, यानी जो अभिक्रिया होती है उससे जो बना उत्पाद होता है पहले एक्साइटेड स्टेट में बनता है। यानी कि जो उत्पाद बनता है वो कैसे बनता है, पहले तो एक्साइटेड स्टेट में बनता है।
फिर क्या होता है, फिर वही उत्पाद क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में आते समय जो उत्पाद बना है वो क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में आते समय क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, यहाँ प्रकाश जो यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रकाश से नहीं मिलती है, वो खुद ही रासायनिक अभिक्रिया उसको देती है प्रोडक्ट को। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रायः सामान्य तापमान पर होती है, यानी कि जो प्रक्रिया है यह प्रायः किस पर, सामान्य तापमान पर होती है, इसीलिए इसे कोल्ड लाइट भी कहा जाता है, यानी कि ठंडा प्रकाश भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कहता है ठंडा प्रकाश भी कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्य तापमान पर प्रक्रिया होती है। उदाहरण से देख सकते हैं आप लोग, क्या है, आप लोगों ने जुगनू देखा होगा, जुगनू, जुगनू का जो चमकना होता है, यानी कि जो जुगनू चमकता है, उस जुगनू के अंदर क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे कि जुगनू को यानी कि प्रकाश उत्सर्जित करता है। जुगनू क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब ग्लो स्टिक का चमकना। जैसे जुगनू हो गया, जुगनू का चमकना, और ग्लो स्टिक का चमकना क्या था, केमिल्यूमिनेसेंस के सामान्य उदाहरण, यानी कि जुगनू और ये ग्लो स्टिक है, इसका चमकना ही इसके सामान्य उदाहरण। याद रखने वाली क्या बात है इसमें, जो जो केमिल्यूमिनेसेंस होता है उसमें प्रकाश क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से बनता है, यानी कि जो प्रकाश होता है वो किससे, रासायनिक ऊर्जा से बनता है। ठीक है, इसीलिए इसके लिए बाहर प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, या खुद रासायनिक अभिक्रिया जो होती है प्रकाश को देती है। ठीक है, फिर क्या आता है दोस्तों, अब आता है दोस्तों हमारा फोटोलिसिस क्या होता है। आप फोटोलिसिस के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फोटोलिसिस क्या होता है, यानी जब कोई अणु प्रकाश ऊर्जा मतलब लाइट एनर्जी को अवशोषित करके टूट जाता है, यानी कि कोई अणु ऐसा है जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है और टूट जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है वो टूट जाता है और नए उत्पाद यानी प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश को ग्रहण करेगा और टूट जाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। ठीक है, सरल भाषा में क्या कैसे जान सकते हैं इसको, यानी कि प्रकाश की ऊर्जा अणु के बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है, यानी प्रकाश की जो ऊर्जा होती है क्या करती है, जो अणु होता है उसके बांध को तोड़ने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है, इसीलिए अणु दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में कैसे टूट जाता है। ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है प्रकाश को ऑब्जर्व करके क्या करता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। ठीक है, मुख्य बिंदु की पॉइंट्स क्या देख सकते हैं, अभिक्रिया के लिए प्रकाश ऊर्जा एचन्यू की आवश्यकता होती है, यानी जो रिएक्शन होगी उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, अणु का बंध टूटकर, यानी कि अणु जो होता है उसका जो बंध टूटता है। ठीक है, नए रिएक्टिव स्पीसीज, जो रिएक्टिव स्पीसीज बनाता है, ठीक, जैसे फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, यानी कि जो अणु का बंध टूटता है और नए स्पीसीज जैसे यानी कि रिएक्टिव स्पीसीज कहते हैं, जैसे फ्री रेडिकल, इसको बनाता है। यह फोटोकेमिस्ट्री की प्रमुख अभिक्रिया में से एक है, जो फोटोकेमिस्ट्री है उसकी प्रमुख अभिक्रिया में से क्या है, एक है। ठीक है, फिर क्या आता है, वायुमंडल, मतलब कि जो वायुमंडल है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर जो है में ओजोन, जो ओजोन गैस है का टूटना भी फोटोलिसिस का उदाहरण, जो ओजोन गैस टूट रही है उसका उदाहरण भी क्या, किसका उदाहरण है, फोटोलिसिस का उदाहरण है। ठीक है, एक और उदाहरण से देख सकते हैं, क्लोरीन गैस मतलब Cl2 पर सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट का पड़ना, यानी क्लोरीन गैस पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसका प्रभाव पड़ने से वह दो क्लोरीन परमाणु में टूट जाता है, यानी जो क्लोरीन होता है उस पर जब प्रकाश पड़ता है सूर्य का तो वह क्या करता है, दो क्लोरीन परमाणु में टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि Cl2 पर जब एचनी ऊर्जा हमने दी तो क्या गया, जब दो फ्री रेडिकल में टूट गया क्लोरीन का। ठीक है, यही होता है। ठीक है, जैसे कि सामान्य रिएक्शन समझ सकते हैं आप लोग कैसे, मान लिया कोई एक अणु है ए बी, ठीक है, यानी कि दो अणुओं से मिलकर बना ए बी। ठीक है, तो उस पर जब एचनी ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, एक तो ए में टूट जाएगा और एक बी में टूट जाएगा, यानी कि दो अलग अलग अणु में टूट जाएगा, यानी कि जब किसी अणु पर प्रकाश पड़ता है तो वह अलग अलग अणुओं यानी कि परमाणुओं में टूट जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। यहाँ एचन्यू फोटान की ऊर्जा को दर्शाता है, एचन्यू जो है वो फोटान की ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, ये हमारा प्लांक कांस्टेंट होता है, आप लोग जानते होंगे, और बी जो न्यू है वो क्या, प्रकाश की आवृत्ति में फ्रिक्वेंसी है। यही ऊर्जा अणु के बंध को तोड़ने के लिए उपयोगी होती है, एचन्यू ऊर्जा होती है वो बंध को तोड़ने के लिए कितनी होती है, उपयोगी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा क्या आता है, जेबेलॉन्स्की डायग्राम क्या है। अब इसको समझ सकते हैं, जेबेलॉन्स्की डायग्राम, यह डायग्राम अणु की ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एब्जॉर्प्शन, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस और ट्रांजिशन को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे समझ सकते हैं, पहले तो समझ सकते हैं कि फोटोलिसिस होता है प्रकाश ऊर्जा से अणु का बंध टूटना, यानी अणु टूटता है और नए उत्पाद बनते हैं, यानी कि जो फोटोलिसिस होता है उससे प्रकाश ऊर्जा से अणु का टूटना होता है, यानी अणु का बंध टूटता है और नए उत्पाद बनते हैं। अब इसको जेबेलॉन्स्की डायग्राम पहले समझो इसको क्या है, देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नीचे वाली जो काली लाइन है ये क्या है, S0 मतलब कि हमारी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और जो T1 है जो ये क्या है, ट्रिपलेट स्टेट है, T1 हमारी ट्रिपलेट स्टेट है, और S1 क्या क्या है, सिंगलेट स्टेट है, और जो S2 है वो हमारी डाई स्टेट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ से S1 से जब S2 तक जाता है तो कहाँ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और जब S0 से S1 तक जाता है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, समझ सकते हैं आप लोग। फिर क्या होता है,
जो S0 से S1 तक जाता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा फ्लोरोसेंस होता है। क्या होता है? फ्लोरोसेंस होता है। और S1 से T1 पर आकर और यहाँ S0 से T1 जाता है, यहाँ पर क्या होता है? फास्फोरेसेंस होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ हमारे, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।